है ना, टू डिटरमाइन कि whether the planet and the भाव particular uh, is benefic or not और malefic, उस पर हमने बहुत जोर दिया। उसी कड़ी में आगे जब हम ग्रह की बात कर रहे थे तो हमने ग्रह के बल और बलहीनता पे 24 बिंदुओं का विश्लेषण किया। ऐसे ही भाव का जब हम विश्लेषण कर रहे थे 8 चीजें हमने निर्धारित की, उसमें भी अष्टक वर्ग एक महत्वपूर्ण बिंदु था। और जो ग्रह विशेष के विश्लेषण में भी जो अष्टक वर्ग था वह बहुत महत्वपूर्ण था। तो आपने देखा होगा कि दोनों में अष्टक वर्ग की महत्वपूर्णता को नकारा नहीं जा सकता। कोई चीज अगर दोनों जगह इतना महत्व रख रही है, तीसरा जब हम गोचर पढ़ेंगे और दशा अंतर्दशा पढ़ेंगे तो वहां पे भी आप पाएंगे कि गोचरवश जिस भी अष्टक वर्ग के अधिक बिंदु होते हैं वह उन ग्रहों का लाभ उठाता है, लाभ पाता है। किनका? क्योंकि अष्टक वर्ग में बिंदु कब बढ़ेंगे? जब सभी ग्रह उसको शुभ दे रहे हैं। तो हमारे ऋषियों ने विभिन्न ग्रहों की स्थिति अनुसार वे किस किस भाव को नहीं बल्कि किस किस ग्रह को अपनी स्थितिवश लाभ देते हैं वह अष्टक वर्ग से निर्धारित होता है। तो अष्टक वर्ग के हर ग्रह जो चलायमान है वह अपनी इस तरह की स्थितियां बन जाए, किसी भाव विशेष में ज्यादा बिंदु हो और साथ ही किसी ग्रह विशेष ने उसमें अपनी राशि में ज्यादा बिंदु दे रखे हो। दोनों गोचर से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। गोचर का शुभत्व है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम और अष्टक वर्ग पे बात करेंगे तो और करेंगे। और दशांतर दशा में भी जिन जिन भावों का स्वामी है ग्रह, जिन भावों में बैठा है, वे उसके बलवान और बलहीन होने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बिल्कुल सही, बहुत सही डिस्कस हो रहा था आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण था। और अष्टक वर्ग पे अपन और बात करेंगे, है ना। तो बाकी सभी चीजों के साथ साथ अष्टक वर्ग का भी निर्धारण अत्यावश्यक है। और पाराशर भगवान ने जो अष्टक वर्ग है उसमें जो बिंदुओं का विवेचन किया है, अगर वो बिंदु 28 से कम होते चले जाते हैं तो उनका उपाय भी दिए हैं कि आपके 21 बिंदु है तो क्या उपाय करना है, 18 है तो क्या करना है, 19 है तो क्या करना है, 17 है तो क्या करना है। उनका पूरा उपाय जब हम उपाय ज्योतिष पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा कि जैसे 21 बिंदु है तो स्वर्ण दान का है, कहीं गाय का दान का है, कहीं व्रत का है, कहीं दुर्गा की आराधना की है, कहीं तिल का होम का है ना। तो वो उन्होंने विस्तृत रूप से वर्णन किया है। उसको हम जब उपचार में आएंगे तब उसको कहने का आशय है, क्योंकि हम ज्योतिषी हैं और हमको ज्योतिष पे रिसर्च कार्य करना है। तो जिस भाव में कम बिंदु है तो वह अन्य ग्रहों का आकर्षण और शक्ति नहीं प्राप्त कर पा रहा प्रोपोर्शनेटली जितने उसके बिंदु कम है। यानी कि कुछ ग्रह उसको अपना शुभत्व नहीं। तो हमारा ज्योतिषीय दृष्टिकोण क्या होना चाहिए कि उस भाव को बलवान करे, अगर वह शुभ स्थान है तो और उन भावों में जो अशुभ है वहां बिंदु कम है तो तद अनुसार कार्य व्यक्ति को करने नहीं रहे। जैसे छठे भाव में बिंदु कम है तो व्यक्ति की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम होती है ना। व्यक्ति में जो लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति कम होती है, सौम्य होता है। शत्रु लोग जब उसमें लड़ने की क्षमता ही नहीं है तो वो शत्रुवत व्यवहार करेगा, है ना। रोगों से उसको बचना चाहिए, कम बिंदु है बचना चाहिए। लेकिन तो वह आप ऐसा निर्धारण करेंगे वो छठे भाव के पापत्व को प्राप्त नहीं कर पाए। ऐसे अष्टम भाव और 12वें भाव, तो इन भावों में कम बिंदु अच्छे कहे गए हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत एनालिसिस ये है कि वो किसी परिप्रेक्ष्य में अच्छे कहे गए हैं,
हमेशा नहीं है, किसी परिप्रेक्ष्य में कहे गए हमेशा नहीं है। आज स्थितियां बदल चुकी है, विदेश जाना एक लॉटरी है। तो 12वें भाव में अधिक बिंदु बहुत शुभ है। अष्टम भाव में बहुत सारे बिंदु हैं, अच्छे ग्रह वहां बैठे हो तो व्यक्ति रिसर्चर होता है, अंतर्ज्ञानी होता है, मर्म ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान शास्त्री होता है, आविष्कार करता होता है, ऐसे सिद्धांतों को डेवलप करता है जो मानव मात्र का कल्याण करते हैं, है ना। उसको बहुत सारे लाभों की प्राप्ति होती है। तो आज परिप्रेक्ष्य बदल गए, आज आयाम बदल गए। तो पुराने जो शास्त्रों में कहे गए उनको वर्तमान के आधार पर आपको स्थापित करना पड़ेगा। पहले नौकरी करना सबसे बड़ी सजा थी, दास गुलाम नौकरी, ये बहुत पीड़ा में मानी जाती थी। ये एक तरह का दासता का एक मार्ग माना जाता था कि जिसने नौकरी की उसका सर्वस्व उस जो उसका एम्प्लॉयर है, जो उसका नियोक्ता है, उसके अधीन है। यानी उस यहाँ तक होता था पहले कि उसका जीवन मरण, उसको छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वट एवर, वो सब उस नियोक्ता के अधीन हो जाता था। तो नौकरी गुलामी समान मानी गई। तो उस समय स्वतंत्र व्यापार श्रेष्ठ कहा जाता, दूसरे नंबर पे खेती वगैरह की जाती थी, तो वो उत्तम माना जाता था। आज परिप्रेक्ष्य बदल गए हैं, आज सिनारियो बदल गए हैं, नौकरी उत्तम हो गई है, राज सेवा जो श्रेष्ठ हो गई है। तो वो छठे भाव में अधिक बिंदु होना प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता देती है, लड़ने झगड़ने की ताकत देती है। तो वो सब चीजें हम अष्टक वर्ग का जब विवेचन करेंगे तो इस पर विस्तृत बात करेंगे। बड़ा अच्छा बिंदु आपने लिया था और ये उत्तम तरीका है, शास्त्रार्थ से ज्ञान बढ़ता है और सही डायरेक्शन में शास्त्र दो तो बहुत बढ़ता है। कपिल जी ने जो बात कही कि ग्रहों का शुभत्व और पापत्व अष्टक वर्ग के माध्यम से ही वह भाव ज्यादा प्राप्त होता है, गोचर के ग्रहों का। बहुत बढ़िया, श्रेष्ठ। चलो और कोई बात, इन पे अपन स्पेसिफिक बात करेंगे, इन पे बहुत विस्तृत बात करेंगे। अभी तो एक एक टॉपिक पे जाएंगे तो दो दो तीन तीन दिन एक एक पे चाहिए। और बताइए, और कुछ विशेष किया हो? दो मिनट बात करते हैं, फिर करते हैं अपन शुरू। कोई अपने विचार रखना चाहते हो? चलिए, हम जैसा कि अभी रिपीटेशन हुआ उस चीज से आगे बढ़ते हुए हम नक्षत्र पे आ गए थे। और मैंने जैसा आपको कहा कि ज्योतिष शास्त्र में पृथ्वी को और सूर्य को इस एक दूसरे के स्थान पर स्थापित किया गया है, किस वजह से? कैलकुलेशंस की सरलता के लिए। वास्तविकता आपको पता है। तो ग्रहों के सामने सूर्य है, वह भी एक तारा है, और ग्रहों के पार्श्व में पीछे नक्षत्र, ग्रहों के वो नक्षत्रों के समूह है, तारों का समूह है, जिन्हें नक्षत्र कहा गया है। तो जो 9 ग्रह हैं, पृथ्वी भी ग्रह ही है आप जानते हैं, और चंद्रमा उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। तो वह एक इस तरह की स्थिति बनाता है कि वह मार्ग देता है। चंद्रमा इतना ज्यादा प्रभावी क्यों है? क्योंकि वह मार्ग देता है। देखिए, मैं आपको, अब हम क्या सिद्धांत पे बात कर रहे हैं, आप देखिए सिद्धांत को सीखना अत्यंत आवश्यक है। ये पृथ्वी है और ये चंद्रदेव घूम रहे हैं, और इनकी निरंतरता है, आप जानते हैं सबसे तेज घूमते हैं, सबसे तेज घूमते हैं, ये चारों तरफ जा रहे हैं। बाकी सभी ग्रह जो पथ पे चल रहे हैं, और सूर्यदेव यहाँ विराजमान है, बाकी शहर सभी ग्रह पृथ्वी का जो पथ है उससे अलग पथ पे चल रहे हैं। पृथ्वी से नीचे बुध शुक्र है, पृथ्वी से ऊपर जो है वो, और सूर्यदेव यहाँ विराजमान है। तो मंगल, बुध, मंगल, बृहस्पति और शनि पृथ्वी के उस साइड में है। तो दो, अब ये चंद्रमा अकेले नहीं है, ये दो स्थिति ऐसी क्रिएट करते हैं कि नॉर्थ में ये राहु देव बनाते हैं और साउथ में ये केतु बनाते हैं। वह राहु और की जो उत्पत्ति है उसके कौन है? चंद्रमा। राहु सूर्य को डसते हैं,
राहु जो है सूर्य को डस के और ग्रहण लगाते हैं, मतलब सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा तक नहीं आने देंगे तो ये ग्रहण की स्थिति बनती है। तो आप देखिए जो चंद्रमा है वो उन्हीं की उत्पत्ति है, केतु और राहु। अगर ये नहीं होते तो ये उत्पत्ति नहीं होती। साथ ही जो ग्रह आपस में अपने रेज को भेजते हैं उसको एंगुलर डिस्टेंस से सबसे पास से अगर कोई प्रभावित करते हैं तो वो चंद्रमा करते हैं। तो ये एक तरह के मैग्नीफायर है, एक तरह के जो भी प्रभाव आएगा वो इनसे रिफ्लेक्ट होगा। तो ये उस प्रभाव को साधना दे रहे हैं, साधक का प्रभाव कर रहे हैं या बाधक का कर रहे हैं, ये ज्योतिष में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो हुआ सूर्य के सामने। अब इसके परोक्ष में आप जाओगे, परोक्ष में तो चंद्रमा जो नक्षत्रों का जो प्रभाव है वह भी सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करेंगे? चंद्रमा, क्योंकि ये पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और सबसे फास्ट घूम रहे हैं। बाकी ग्रह तो करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए ही नक्षत्रों का स्वामित्व तो किसको दिया गया? चंद्रमा को। नक्षत्रों के स्वामी उनके पति के रूप में जो हम गणना करते हैं कि 27 जो दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं में से 27 चंद्रमा को ब्याही गई थी। तो वो नक्षत्रों को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करते हैं? चंद्रमा। अब इसको मैं थोड़ा सा अलग, आप लोग मेरे से बात करते रहेंगे तो थोड़ा सा मेरे को इजी होगा, क्या मैं क्लियर कर पा रहा हूँ? क्योंकि अब ये सिद्धांत की बात है, इसको पकड़ लोगे तो बहुत सारी चीजें आपको अपने आप समझ में आएगी। अब ये पृथ्वी है और ये सूर्य देव, ये चंद्रमा घूम रहे हैं इसके चारों तरफ। अब इसके यहाँ पर पार्श्व में ये यूं मानिए आप, इसके पार्श्व में यहाँ तारामंडल है। अब हम जानते हैं कि इन तारों का भी स्वयं का शक्ति है, प्रकाश है, ऊष्मा है, ऊर्जा है, चुंबकीय क्षेत्र है, गुरुत्वाकर्षण है, जो कुछ भी है वो है ना। वो उसका मार्ग जो डिटरमाइन होता है वो सबसे पहले चंद्रमा करता है। तो चंद्रमा यहाँ पे डबल रोल अदा करता है, सूर्य से और तारामंडल से। सूर्य और तारामंडल को सबसे ज्यादा, और पृथ्वी पे बनने वाले राहु केतु जिनको इतना महत्व दिया गया, वो सब जो है कौन प्रभावित करते हैं? चंद्रमा। ये आप बार बार सुनते होंगे चंद्रमा चंद्रमा चंद्रमा। तो चंद्रमा को लिए क्या मंत्रेश्वर महाराज ने कहा, क्या क्या? चंद्र बलम तू निखिल ग्रह वीर्य वर्धनम, बल वीर्य वर्धनम, है ना। तो चंद्रमा जो है ना सभी ग्रहों का बल बढ़ाने वाला ग्रह, एकमात्र ग्रह है। जबकि वो है क्या? उपग्रह। लेकिन उसको पृथ्वी से समृद्धता प्राप्त हुई है और वह सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है और सबसे ज्यादा पृथ्वी को प्रभावित करता है। साथ ही समस्त ग्रहों से सूर्य, तारामंडल यानी नक्षत्र और ग्रहों के पावर को जो उनके द्वारा उनकी आ रही है उसको सबसे ज्यादा प्रभावित भी चंद्रमा ही करता है ना। इसलिए चंद्रमा का इतना महत्व है और इसको चंद्रमाओं को नक्षत्र का अधिकार भी इसलिए दिया गया है। ये चीज आप शायद क्लियर कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। मेरा कहने का आशय ये है कि सूर्य से प्रभाव को हम बहुत विस्तृत वर्णन हमने किया। सबसे ज्यादा प्रभावित सूर्य ही करेगा क्योंकि उसका परिवार है, सारे ग्रह उसी से टूट के बने, तो उसका उसमें परिवार है, प्रभाव है और उसका अंश उनमें होने से वो उसकी तरफ आकर्षित है और एक कक्षा में आकर स्थापित हो गए हैं। तो वह निरंतरता में सूर्य से प्रभावित होंगे। यही स्थिति चंद्रमा नक्षत्र जो पार्श्व में है, जो हमारे ऋषियों ने एक तरह से डेस्टिनेशन के लिए लैंडमार्क के रूप में भी उनको प्रयुक्त किया, तो वो पार्श्व का भी प्रभाव आता है। तो कुंडली का सर्वोत्तम विवेचन क्या है? जहां हम उसके पार्श्व में स्थापित तारों का, साथ ही साथ सामने स्थापित परिवार के मुखिया सूर्य का सभी ग्रहों पे पड़ने वाले प्रभाव और उनके वाइस वर्षा प्रभाव का व्यक्ति यानी पृथ्वी यानी मैं क्या हूं? मैं पृथ्वी हूं। आई एम अ रिसिपेंट, मैं पृथ्वी हूं। आप हमेशा बात करें तो आप क्या है? पृथ्वी हैं।
तो पृथ्वी पे जो प्रभाव है, यानी आप पे जो प्रभाव है, वह सभी चीजों को स्थापित करता है। यह ज्योतिषीय सिद्धांत है ना। जब बहुत हर सिद्धांत के आप पीछे बैक में जाओगे तो यहाँ से ही एस्ट्रोनॉमी ही उनके प्रभावों की जननी है, वहां से ही सबको लिया गया है और उनको कार्यकत्व में स्थापित किया गया है। और सत्य है, उसमें किसी भी लेस मात्र की भी संदेह की आवश्यकता नहीं है ना। अब ये एक ऐसा प्रैक्टिकल विषय है जो हम सब सामने बैठेंगे तो हम चला के देखेंगे, ये ग्रह चला तो नक्षत्र के प्रभाव को कैसे ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, किस किस नक्षत्र के प्रभाव को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, क्या एंगुलर डिस्टेंसेस इससे बन रहे हैं, क्या सूर्य का और चंद्रमा का और अन्य ग्रहों का बन रहा है। तो वो सब चीज हम बैठेंगे तब उसको बहुत बारीक विश्लेषण करेंगे। ये सिद्धांत है और इन सिद्धांतों को अपन को खोजना है, और अगर हम खोज पाए तो हमारे जो भी ज्योतिषीय गणनाएं हैं वो बिल्कुल बिल्कुल सत्य और सही होंगी। राइट। मैंने आपको बताया था कि भाई जो भटचक्र है उसको 12 राशियों में बांटा गया है, एक राशि 30 डिग्री की, फिर उसका सब डिवीजन किया गया बारीक विश्लेषण के लिए नक्षत्र के रूप में, नक्षत्र को और बांटा गया चरणों के रूप में, और चरणों को कलाओं में बांटकर जो पूरे चक्र को स्थापित किया गया वो एक घड़ी है, और घड़ी के रूप में वो सभी ग्रह जब उस पर टिक 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 चलते हैं तो आप अगर वो एक बना लेंगे, अगर आप एक कोई घड़ी ऐसी बना लेते हैं, मैं समझता हूँ सबको करना चाहिए थोड़ा थोड़ा प्रयास, मैं भी करूंगा, कि आप अगर घड़ी बना लेते हैं इस तरह से, अब मान लीजिए ये मेष राशि है, अब आपने इसमें 1800 कला बना ली, आपने बांट दिए, ये पहले नक्षत्र बांट दिए, फिर चरण बांट दिए, है ना, आपने चरण बांट दिए, फिर उसमें कला बांट दी, और आप टिक 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 करके आप देख रहे हो तो ग्रह आपको दिखेगा कि वो एग्जैक्टली कहाँ है। अगर आप वो स्थापित कर पाए सारी राशियों में तो सारे ग्रहों को आप देख पाओगे, है ना। फिर जो हम हमारा डायमंड शेप में जो कुंडली में बनाते हैं डायमंड शेप में, उसमें स्थापित करते हैं, उसको यहाँ देखो एक बार, अपने अपने ग्रहों को वो बनाकर उसमें देखो कि आपके ग्रह दरअसल में कहाँ है ना, और वो एक दूसरे को कैसे प्रभावित करना है। आप ये निष्कर्ष निकाल पाओगे कि आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ से प्राप्त हो रहा है ना। उसके पीछे आप नक्षत्रों के नाम भी लिखो, उसके चरण भी लिखो, आगे सूर्य को स्थापित करो, या अब हमारे ज्योतिष के हिसाब से आप तो सूर्य को यहाँ स्थापित कर लो, अपने आप को पृथ्वी मान लो, तो आप कैसे प्रभावित हो रहे हो उसको आप स्थापित करके देखो तो आपको बहुत आनंद आएगा। आपको पता चलेगा कि दरअसल में आप किस प्रकार से प्रभावित हो रहे हो इन सब ग्रहों से, और जब उनमें से चीजें निकालने लगोगे ना तो स्वतः ही आप ऋषि बनने की एक प्रक्रिया में शुरू हो जाओ, है ना। भाई ये पांचवा भाव, पांचवी, अब यहाँ से पांचवा जब आओगे तो वो एक ऐसा एंगुलर डिस्टेंस बनाती है जहाँ से जो चीजें जाएगी रेडिएट होकर वो लगभग 75% वापिस जाती है, बल्कि 70 से भी ज्यादा, है ना। जब पहला पांचवा, इसलिए पांचवा नौवा भाव, अब जैसे चौथा भाव है, अब यहाँ से जो रेज आएगी, अब कोई ग्रह यहाँ बैठा वो इसको कितना प्रभावित करेगा, यहाँ से उसकी रेज जाएगी सप्तम पे, तो चौथे में बैठे हुए भाव में बैठे हुए ग्रह जो है वो सप्तम पे जाके, अब डाल के देखना, रोशनी यूं डालोगे तो सप्तम पे जाएंगे। तो चौथे में जब भी ग्रह बैठते हैं सुबह लेके तो परिणय सुख देते हैं किससे, सप्तम भाव से, एक रिलेशन बना रहे ना यहाँ से यहाँ, है ना। अब यहाँ से बैठा हुआ ग्रह है, उसका चौथा भाव कौन सा पड़ेगा, उसकी डिस्टेंस यहाँ क्या आएगी, तो वो आप अपन जब बैठ के उसको एक एक एंगुलर पे देखेंगे ना तो आप देखेंगे छठा आठवां भाव ऐसा है, छठा आठवां बारहवां, जो अपने प्रभाव को वापस दे ही नहीं पाता, अपने प्रभाव को वापस दे ही नहीं पाता, वो ऐसे एंगुलर डिस्टेंस बनते हैं, है ना। अब आप देखना इसको, है ना, बहुत बारीकी से आप बैठ के इसको बनाओगे, आपको बहुत मजा आएगा। तो ये क्या है कि जब हम एक्चुअल क्लासेस लेंगे उसमें इसको एक एक चीज को चलाएंगे, अब इसमें जो भी वर्क करना चाहे ना वो करे, कोई भी थोड़ा कंस्ट्रक्टिव वर्क होना चाहिए, थोड़ा आप अपना विवेक लगा के और ये निकालो, देखिए अपनी अपनी कुंडली पे थोड़ा लगाओ तो बहुत आनंद आएगा, और उससे से सूत्र आएंगे। कर सकते हैं अपन, हेलो, कर सकते हैं। यस सर। बिल्कुल सर। हाँ हाँ, तो थोड़ा वो बहुत आनंद आएगा, आप लगा के देखिए,
कि इसको ये स्थान दिया गया तो क्यों दिया गया, इसको ये नाम दिया गया तो क्यों दिया गया। अब बहुत आराम से देखना, आपको बहुत सारी चीजें ना यूं विजुलाइज होने लग जाएगी, दिखने लग जाएगी। तो मैंने नक्षत्र के बारे में आपको बताया था कि नक्षत्र का हम बहुत बारीक विश्लेषण करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, तो बहुत बारीक, क्योंकि नक्षत्र जो है ना वो ग्रह से भी ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो ग्रह नक्षत्र के अंदर जाकर बहुत प्रभाव को ग्रहण करता है। तो हमारा कार्य क्या है कि जो बड़े तारा, जो सबसे बलवान तारा है, जिस परिवार के हम हैं, उसका मुखिया सूर्य, और उससे संबंध करने वाले जितने भी तारामंडल है जो हमारे पार्श्व में है, जो किसी भी रूप से, अब वैसे तो पीछे आकाशगंगा हजारों है, लेकिन जो हमको प्रभावित कर रहे हैं, हमारे ऋषियों ने, देखो आप हमारे लिए बहुत ब्लेस्ड भी है, ये सब कुछ करके दिया है। उन तारों तक को उन्होंने गिनन करके दिया है कि यार इनका प्रभाव भूमि पर आ रहा है, यानी मेरे ऊपर आ रहा है। आप देखिए कितना महान, मतलब अतुलनीय कार्य। उन्होंने बहुतों को नहीं लिया, भाई सबको ले लिया। हर नक्षत्र में तारों की निश्चित संख्या है, उनका एक निश्चित स्वरूप है ना, उनका एक, उसको उन्होंने देख के कि ये किस प्रकार मानव मात्र को प्रभावित कर रहा है, पृथ्वी को प्रभावित कर रहा है ना, सिद्धांत बनाने के लिए। तो उसको उसी अनुसार उसको आकृति, उसका नामांकन, उसका जो है रंग, उसका जो योनि, उसकी नाड़ी, उसका किस प्रकार के वो चीजों को उत्पन्न करेगा, वो उनके अधिष्ठात्री देवता, है ना, आदि सब का निर्धारण किया, ताकि आप बहुत ज्यादा विवेक उन चीजों में लगा पाए, लेकिन बिना परेशान हुए, बिना परेशान। इससे बड़ा परोपकार का कार्य कोई नहीं हो सकता। पाराशर जी ने लिखा है कि कलयुग में, पहला आप चैप्टर आप पढ़ोगे तो मैत्रेय ने जब उनसे पूछा कि हे प्रभु, कलयुग में, कलयुग कलयुग में मनुष्य उत्तम जीवन किस प्रकार जिए, उसमें इन ग्रह नक्षत्रों का क्या प्रभाव है, उसके आप प्रकांड विद्वान हो, जन कल्याण के लिए बताओ। तब उन्होंने पूरी पाराशरी कही, है ना, और वो वही आधार है, पूरे ज्योतिष का आधार वही है। ठीक है ना, चाहे कोई सी भी आप पृथ्वी में चले जाओ, आधार वही है। ठीक है ना। तो नक्षत्र मैंने आपको बताया था, वो शायद आप सबने काम किया होगा कि 1 से लेकर 9, फिर दूसरा भाग, फिर तीसरा भाग, है ना, फिर मैंने, है ना, लगातार में वो 9 9 9 के क्रम में बनते हैं। हर एक नक्षत्र की विषुवंतरी का स्वामी दिया गया है। साथ ही तो पहला नक्षत्र अश्विनी, देखिए आप ये सब जगह पढ़ सकते हो, सब जगह किताबों में लिखा हुआ है। अगर वो लिखी लिखाई चीजें मेरे को बतानी है तो कोई कोई मतलब नहीं है पढ़ाने का, वो तो आप किताब में पढ़ लो, है ना। भाई अश्विनी है, उसमें किसकी आएगी, केतु की आएगी, कोई बता देगा। राशि किसकी आएगी, मेष, उसके स्वामी मंगल है, कोई बता देगा। नहीं बताया तो आप पढ़ के देख लो। उसका रंग कैसा है, साहब इसका रंग जो है काला है, कोई बता देगा। ये जो है अश्विनी जो है वो क्षिप्र नक्षत्र है, कोई बता देगा। अधोमुखी है, कोई बता देगा। अश्विनी में विवाह होता है, ये सब जगह मिल जाएंगे, है ना। मेरा यहाँ बताने का आशय कुछ और है। मैं आप नक्षत्र के कारकत्वों को बजाय याद करने के, आप उसके मूल को पहचानो, जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है। तो आप उसके कारकत्वों को स्वतः उत्पन्न करो, स्वतः उत्पन्न करो, और वो जो उत्पन्न करोगे ना वह सत्य होगा, वही सत्य होगा। जैसे अश्विनी, अब अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में है और 13-20 तक है, 13-20 तक है अश्विनी नक्षत्र में। हम जानते हैं कि मेष एक चर राशि है, तो राशि के पूरे कारकत्व और 13-20 तक
देखिए चर राशि जो है ना, वह शुरुआत में 0 से लेकर वो एक से ले लो 13-20 तक बहुत बलवान होती है। कोई भी ग्रह चर राशि में अगर इनमें स्थापित है तो वो बलवान होता है। स्थिर राशि 20 से लेके और सॉरी हाँ 20 से लेके 16-20 से लेके और 30 डिग्री तक, बल्कि इसको आप है ना 23-20 कर लो, इसमें बहुत बलवान होता है। और द्विस्वभाव राशि में ग्रह जो है मध्य में 13-20 से और 20 डिग्री के बीच में बहुत बलवान होता है, इसको 20 ही है, बहुत बलवान होता है। शास्त्र में क्या कहा है कि चंद्रमा चर राशि के शुरू में, स्थिर राशि के अंत में और द्विस्वभाव राशि के मध्य में हो तो अत्यंत बलवान होता है। चर राशि यानी जिसमें चलायमान है, तो जो ग्रह शुरू से चला है पूरी राशि जाएगा, चलायमान है वो। स्थिर है, पूरे भोग कर लास्ट में जाके रुक गया, अब उसको आगे नहीं जाना, वो बहुत बलवान है। और द्विस्वभाव में बीच में, वो दोनों तरह के प्रभाव